नमस्कार। कहानियों की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक कटोरी खीर। बहू, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आज तो खाने में कुछ अच्छा बनाना। हफ्ते भर से बुखार आ रहा है, दवाई खा खा कर मुंह का स्वाद खराब हो गया। किसी भी चीज का स्वाद ही नहीं आ रहा। ऐसा करो बहू, मेरे लिए एक कटोरी खीर बना दो। खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। मना मत करना बहू, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे लिए खीर बना दो। गायत्री जी की बात सुनकर बहू गैस का लाइटर उनकी तरफ फेंकते हुए कहती है, बड़ी आई खीर खाने वाली, चुपचाप से बैठी रहे और जो खाने को मिल रहा है वह खा ले। वैसे ही 10 दिनों से परेशान करके रखा है। तबीयत खराब के नाम पर आराम कर रही है बुढ़िया। तुम्हारे काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं। पूरे 200 रुपयों की दवाइयाँ लेकर आया था तुम्हारा बेटा। इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए और ऊपर से नई नई फरमाइशें कर रही हो। बुढ़िया को खीर खानी है, अभी तेरे मुंह का स्वाद बनाती हूँ। सब्जी की टोकरी में रखी हुई हरी मिर्च उठाकर बहू गायत्री जी के पास गई और तोड़कर मुंह में रख देती है। कहती है, ले, हरी मिर्च खा ले, तेरे मुंह का स्वाद आ जाएगा। मिर्ची बहुत तीखी थी। गायत्री जी की आंखों में पानी आ गया। प्रिया हाथ पकड़कर कहती है, अब चल उठ, तेरी तबीयत भी ठीक है। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, जाकर उनको साफ कर दे। और आज कितनी तेज आंधी आई थी, पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया है। पूरे घर की साफ सफाई भी कर देना। मुझे पार्लर फेशियल करवाने के लिए जाना है। तुझे तो पता है मेरे मायके में भाई की शादी है। अब मैं यह धूल मिट्टी का काम बिल्कुल नहीं करूँगी और ना ही बर्तन धुलूंगी। बर्तन धोने से मेरे सारे नाखून टूट गए हैं। आज मैं अपने हाथ पैरों का मैनीक्योर पेडिक्योर करवा कर लाऊंगी, तो घर के कोई काम नहीं करूंगी। तुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। गायत्री जी बहू के व्यवहार को देखकर घबरा गई और बेटे के पास गई, जो कि कमरे में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बेटा देखो, बहू ने क्या किया, मुझे हरी मिर्च खिला दी। चिल्लाते हुए बेटा कहता है, ओहो माँ, दिखाई नहीं देता, मैं ऑफिस के काम में बिजी हूँ। किसी भी समय दंदनाती हुई कमरे में चली आती हो। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, अभी जाओ इस कमरे से। और तुम लोगों की तो यह चिक चिक कभी खत्म ही नहीं होती। आपस में ही निपटो, मुझे कुछ मत कहा करो। बेटा भी गायत्री जी को अपने कमरे से भगा देता है। गायत्री जी बेटे की बात सुनकर के शांत हो गई, क्योंकि यह सब तो अब उनके लिए रोज की बातें थी। यह तो वह अच्छी तरह से जानती थी कि कितनी मुश्किल से बेटे ने उनके लिए दवाइयाँ लाई थी। दवाइयाँ पर 200 रुपये जिस दिन बेटे ने खर्च किए थे, उस दिन बहू ने घर में बहुत हंगामा किया था और कहा था कि यह 200 रुपये तो मैं तुझसे वसूल के रहूंगी। कमरे में बैठा हुआ बेटा अंकित अपनी पत्नी और माँ की सारी बातें सुन रहा है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। कई बार गायत्री जी ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन बेटा पत्नी की तरफदारी करते हुए अपनी माँ को ही हड़का देता था। माँ, तुम तो अपनी चटोरी जीभ को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। जब देखो तब कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश करती रहती हो, और वैसे भी अब तुम्हारा पेट तुम्हारे बस में नहीं रहता है। अगर कुछ उल्टा सीधा खा लोगी तो हमें ही तुम्हारी दवाइयाँ करनी पड़ेगी, इसीलिए कम खाया करो और जितना तुम्हारी बहू देती है उतना ही खाया करो, और मुझे बार बार इसकी शिकायत करने मत आया करो। इसीलिए अब गायत्री जी ने अपने बेटे से भी उम्मीद लगानी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर बहू ने किसी चीज के लिए मना कर दिया है तो मजाल है बेटा उसकी बात को काट दे। होना तो घर में वही है जो बहू चाहती है, बेटा तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। बहू जब खीर के लिए मना कर देती है तो गायत्री जी कहती हैं, बहू, खीर नहीं है तो कोई बात नहीं,
मैंने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया, पेट एकदम खाली है, कुछ तो खाने को दे दो। वैसे भी अभी 10 दिन से बीमार थी, तो ठीक से नहीं खाया। शरीर में बड़ी कमजोरी लग रही है। खीर न सही, कुछ तो नाश्ते में बनाया होगा, वही मुझे दे दो। बुढ़िया, कल के बासी चावल पानी में पड़े हुए हैं, उन्हीं में नमक मिर्च मिलाकर खा ले। हम लोगों ने तो समोसा और कचौरी मंगाकर खा ली है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो कचौड़ी समोसा कहाँ पचा पाती, इसीलिए तुम्हारे लिए मंगाई ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि बुढ़ापा एक बचपन की तरह होता है, जहाँ तरह तरह की चीज खाने का मन चलता है। वही हाल आज गायत्री जी का भी है। आज जब वह बुखार से उठी, तो मुंह का स्वाद बनाने के लिए कभी लगता है कुछ चटपटा खा लो, तो कभी लगता है कुछ मीठा खा लो, लेकिन बहू कुछ खाने को देती ही नहीं है। समोसे और कचौरी की बात सुनकर गायत्री जी हिम्मत करके कहती हैं, क्या बहू, एक भी समोसा नहीं बचा? कुछ तो बचा होगा, कचौरी का एक टुकड़ा ही दे दे। बुढ़िया, एक भी समोसा नहीं बचा है, और अगर बचा भी होता तो भी मैं तुझे खाने को नहीं देती। अभी खा लेती, कल फिर बीमार हो जाती, फिर घर का काम कौन करेगा। तभी अंकित भी अपने कमरे से बाहर आ गया। प्रिया अंकित से कहती है, मुझे पार्लर जाना है, जरा 6,000 रुपये देना। क्या? 6,000 रुपये देने पड़ेंगे? अंकित चौंकते हुए कहता है, तो इसमें चौंकने की क्या बात है अंकित? मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर और फेशियल भी करवाना है। इतने सारे पैसे तो पार्लर में लग ही जाएंगे। और फिर मेरे भाई की शादी है, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी। पार्लर के लिए तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। अरे नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, बस मुझे नहीं पता था कि कितना पैसा लगता है, इसीलिए कह रहा हूँ। अंकित फटाक से 6,000 रुपये निकालते हुए अपनी पत्नी को देकर कहता है, यह लो प्रिया, तुम्हें जो भी करना है करवा लो, बस शादी में तुम सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। प्रिया मुस्कुराते हुए हाथ में पैसे लेकर थोड़ी देर में पार्लर चली गई, और बेटा भी अपने ऑफिस के काम से निकल गया। जाने से पहले प्रिया अपनी सास गायत्री को घर की साफ सफाई और काम करने की हिदायत देकर गई थी। गायत्री जी सबसे पहले तो रसोई में आती हैं, क्योंकि उनको बहुत तेज भूख लग रही थी, और देखती हैं कि कल का बासी भात पड़ा है। उनका उस रूखे सूखे भात को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो बुखार की वजह से पहले ही स्वाद बिगड़ा हुआ है, ऊपर से सूखा भात देखकर उनकी भूख भाग गई। पहले तो सोचा मुझे कुछ खाना ही नहीं है, फिर अचानक से उनकी नज़र गैस पर रखी दूध के भगोने पर गई, जिसमें बहू अभी अभी दूध गर्म करके गई थी। उन्होंने सोचा थोड़ा सा दूध लेकर उसमें बासी भात और शक्कर डालकर अपने लिए खीर बना लेंगे। आज पता नहीं खीर खाने का इतना मन क्यों कर रहा है। थोड़ी सी ही बनाऊंगी, जिससे बहू नाराज ना हो। गायत्री जी, अपने लिए एक कटोरी खीर बना लेती हूँ। खीर बहुत गर्म थी, इसीलिए वह कटोरी को ठंडा होने के लिए रख देती हैं। तब तक सोचती हैं, मैं पूरे आंगन में सफाई कर लेती हूँ और घर के काम भी निपटा लूंगी। उसके बाद जब खीर ठंडी हो जाएगी, तब आराम से बैठकर खाऊंगी। मनपसंद खीर बना लेने के बाद गायत्री जी धीरे धीरे घर के काम करने लगी। सारे काम निपटाने के बाद गायत्री जी अपनी खीर की कटोरी उठाकर कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन पता नहीं क्यों खीर को देखकर मन में ख्याल आया, और अब उनका उस खीर खाने का मन नहीं हो रहा है। क्या मैं अपने ही घर में चोरी से खीर बनाकर खा रही हूँ? आज मेरे यह दिन आ गए हैं कि मुझे अपनी ही रसोई में छुपकर खीर बनानी पड़ी है। क्या मैं अपने घर में अपनी पसंद की चीज भी नहीं खा सकती? मैंने बहू से कितने मन से कहा था मेरे लिए एक कटोरी खीर बना दो, तो कैसे झिड़कते हुए उसने मुझे मना कर दिया। मेरी 200 रुपये की दवाइयों पर बहू बेटे ने मुझे कितनी बार सुनाया, लेकिन बहू आज 6,000 रुपये
पार्लर में ले गई तो बेटे ने खुशी खुशी दे दिए, लेकिन एक बूढ़ी माँ की 200 रुपए की दवाइयाँ भी बेटे बहू को खल रही थी, जबकि मैं तो घर में कितना काम करती हूँ। यही सोचते हुए अपने अतीत के गलियारों में खो गई। आज मुझे अपने लिए चोरी से खीर बनानी पड़ी, लेकिन एक समय ऐसा था जब इसी रसोई में कितने लोगों का खाना मैं अकेले ही बनाती थी। तरह तरह की चीजें बनाकर सभी को खिलाती थी। मेरे हाथ के बने हुए खाने की सभी तारीफ कर। अचानक से अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो भी मेरे घर से बिना खाना खाए नहीं जाता था। सब मुझे अन्नपूर्णा का स्वरूप कहते थे। मुझे एक बेटा और 2 बेटियां थीं। मैंने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। धीरे धीरे मेरे तीनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। बेटियों की शादी हो गई। बेटा भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करने लगा। जिस शहर में मेरे पति का बिजनेस था, उसी शहर में बेटा भी नौकरी करने लगा था। अंकित की नौकरी लगने के बाद शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। हमने अंकित का एक अच्छी जगह रिश्ता पक्का भी कर लिया था, लेकिन अंकित ने यह कहकर उस रिश्ते को मना कर दिया कि वह इस शादी को नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी और लड़की को पसंद करता है। उसके ही ऑफिस में एक लड़की है प्रिया, जिसे वह पसंद करता है और उससे शादी करने का वादा भी किया है। तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। माँ, मैं शादी करूँगा तो उसी से ही करूँगा। मैं और मेरे पति ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार बेटे की जिद के आगे हम दोनों पति पत्नी हार मान गए। बाद में पता चला प्रिया तो मेरी बचपन की सहेली सुधा जी की बेटी है। तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई कि चलो, मेरी सहेली की बेटी मेरे घर बहू बनकर आएगी। धूमधाम के साथ बेटे की शादी हो गई। घर में बहू आ गई। मैं तो फूली न समा रही थी। इतने दिनों बाद घर में बहू आई है। इतने सालों बाद आज मैं सास बनी हूँ। मेरी 2 बेटियां ससुराल चली गईं, लेकिन एक बेटी को मैं ब्याह कर घर पर लाई हूँ। बहू को मैं बेटी बनाकर रखूंगी। कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद बहू ने खुशखबरी सुनाई थी कि वह माँ बनने वाली है। मैंने बहू को 9 महीने तक उसकी पसंद की चीज बना बना कर खिलाई। पूरे 9 महीने तक उसका ख्याल रखा। अगर आधी रात को भी बहू का कुछ खाने का मन होता तो मैं फटाफट से रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर अपनी बहू के लिए वह चीज बना देती। बेटे को भी खाने पीने का बहुत शौक था। मैं अपने बहू बेटे के पसंद का खाना बनाती थी। जब तक मेरे पति थे, तब तक बहू बेटे का मेरे प्रति रवैया बहुत अच्छा था। बहू भी घर के कामों में मेरा हाथ बटाती थी। कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। मेरे पति भी अपना बिजनेस संभाल रहे थे। घर में किसी चीज की कमी न थी। बहू बेटे भी अपने आराम से रह रहे थे। लेकिन किस्मत ने करवट तो उस समय ली जब अचानक से मेरे पति हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। पति के जाने के बाद ही बेटे बहू का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा बदल गया, जिसे देखकर मैं भी चौंक गई। 1 महीने बाद ही बेटा कहता है, माँ, पिताजी का जो बिजनेस था उसको देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मैं दुकान बेचना चाहता हूँ। अब मैं नौकरी करूँ या पिताजी का बिजनेस देखूँ, मेरे से 2 चीजें नहीं संभाली जाती और उनके बिजनेस के चक्कर में मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी नहीं छोड़ सकता। बेटा, अगर तुम बिजनेस नहीं संभाल सकते तो उस पर कोई 2 लड़के रख दो, वह काम करते रहेंगे। तुम बस घंटे 2 घंटे सुबह शाम जाकर देखते रहना और अपनी नौकरी करते रहना। मैंने बेटे को दुकान को बेचने से मना किया तो बहू बेटे दोनों ही गुस्सा हो गए। साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए बड़ी अकड़ के साथ प्रिया ने कहा, चुप कर बुढ़िया, घर में बैठे बैठे फालतू की बातें करती रहती है।
अब यह घर तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा। एक कोने में बैठ जा। जितना घर में मन मर्जी करनी थी उतनी कर ली। अब यह घर तेरा नहीं, मेरा है। पूरा घर मेरे हिसाब से चलेगा। तेरा बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे पर कुछ ज्यादा दिमाग मत चला। उस दिन बहू ने पहली बार जब मुझसे इस तरह से बात की तो मैं दंग रह गई कि बहू मुझसे किस तरह से बात कर रही है। मैंने बेटे से कहा कि आज प्रिया को क्या हो गया, वह कितने अपमानजनक लहजे में मुझसे बात कर रही है। मेरा इतना कहना था कि बेटे ने टेबल को दीवार से मारते हुए चिल्लाकर कहा, तो इसमें प्रिया क्या गलत कह रही है माँ? अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और इस घर के मालिक हम दोनों हैं, तुम नहीं। एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ और घर के काम करती रहो। ज्यादा घर में 3-5 करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। उस दिन के बाद से घर में मेरी दुर्दशा शुरू हो गई। बेटे बहू ने अपनी चालाकी शुरू कर दी और मुझे घर के एक कोने में डाल दिया। बहू मुझे घर के ज्यादातर काम करवाती, लेकिन बेटा कुछ भी ना कहता। घर में बहू बेटे बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाते तो चुपचाप से अपने कमरे में बैठकर खा लेते। मुझे खाने के लिए पूछते तक नहीं। जब डस्टबिन में उनके खाली डिब्बे देखती तो पता चलता आज बहू ने बाहर से खाना मंगाया था। अगर मैं घर में अपनी पसंद का कुछ खाने बनाने के लिए कह दूं तो बहू चिल्लाना शुरू कर देगी। रसोई में पूरा कब्जा कर लिया था। मुझे अपनी पसंद का खाना भी नहीं बनाने देती। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि बहू बेटे ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। मेरी एक नहीं सुनते हैं। अगर कुछ कहती हूँ तो दोनों मुझसे झगड़ने लगते हैं। इसीलिए अब कुछ कहना भी बंद कर दिया। पुरानी बातों को सोचकर गायत्री जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आंखों से बराबर आंसू बह रहे हैं। उनकी भूख प्यास सब मर गई। कई बार सोचा कि अपनी बेटियों को बहू बेटे के बारे में बताऊं, लेकिन बेटियों के ऊपर भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियां हैं। उन्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए कभी बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। कभी कभार जब बेटियां मेरे पास आई और मैंने किसी से कुछ कहने की थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई तो बहू बेटे ने आंख दिखाकर मुझे मना कर दिया कि अगर तुमने अपनी बेटियों से हमारे बारे में कुछ कहा तो समझ लेना, रहना तो तुम्हें हमारे साथ है। बेटियों के जाने के बाद हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। बेटे बहू की धमकी की वजह से मैं कभी बेटियों से भी कुछ ना कह पाई। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। गायत्री जी साड़ी के पल्लू से जल्दी से आंखों के आंसू पोंछती हैं। प्रिया पार्लर से अपना सारा काम करवाने के बाद दंदनाती हुई कमरे में आ गई। बुढ़िया, तूने घर का सारा काम किया कि तब से खाने में ही लगी हुई है। बहू देख लो, मैंने सारा काम निपटा दिया है। तभी प्रिया की नज़र गायत्री जी के आगे रखी हुई खीर की कटोरी पर पड़ी, जिसे देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई। खीर की कटोरी को चकचकाकर आंगन में फेंक दिया। पूरी खीर आंगन में बिखर गई। गायत्री जी के सर के बाल पकड़कर चिल्लाती हुई कहती है, बुढ़िया, तुझे मैं मना करके गई थी कि खीर नहीं खाएगी, फिर तूने खीर क्यों बनाई और मुझसे बिना पूछे चोरी छुपे घर में खीर बनाई है। अब घर में रहकर चोरी भी करने लगी है। तू ऐसे नहीं मानेगी। देखो, अंकित तुम्हारी माँ घर में रहकर चोरी भी करने लगी है। ऐसे चोर लोगों को मैं अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। आज ही इस बुढ़िया को घर से निकाल कर ना फेंका तो कहना। क्या माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है हम लोगों के पीठ पीछे खीर बनाकर खाते हुए? सच में माँ, बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी जीभ पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है। तुम्हारी चटोरी जीभ ने आज तुमसे चोरी भी करवा दी। गायत्री जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हैं। बहू, मेरे बालों को छोड़ दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मैं खीर नहीं खाऊंगी। तभी प्रिया के गाल पर
दो जोरदार थप्पड़ पड़ते हैं। उसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं। आगे पीछे पलट कर देखा तो उसकी माँ सुधा खड़ी है। प्रिया माँ को सामने खड़ा देखकर सकपका गई। माँ, तुम कब आई और तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तभी सुधा जी प्रिया के दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं, तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे तो अपनी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। क्या हाल कर दिया है तूने मेरी बचपन की सहेली गायत्री का। सूख कर कांटा हो गई है। मुझे तो लगा था कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंकित हड़बड़ाता हुआ कहता है, माँ, तुम कब आई हो? ऐसे अचानक कैसे आ गई? सुधा जी नाराज होते हुए कहती हैं, तभी आई हूँ जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ के बाल पकड़कर खींचे और उनके आगे रखी हुई खीर को आंगन में फेंक दिया था। मैंने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह का व्यवहार तुम दोनों अपनी माँ के साथ करते हो। अंकित, तुम तो उसके बेटे हो, तुम्हें तो अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद भी तुम अपनी पत्नी की ही तरफदारी कर रहे हो। दूसरी तरफ गायत्री जी एक कोने में बैठी बैठी रो रही हैं। सुधा जी अपनी समधन के पूरे कमरे में नजर डालती हैं तो एक टूटी सी चारपाई पड़ी है। दूसरी तरफ पानी का घड़ा रखा है। दीवार में एक छोटी सी अलमारी है जिसमें उनके कुछ कपड़े पड़े हैं। इसके अलावा कमरे में एक पंखा भी नहीं लगा। कमरे की हालत देखकर सुधा जी को बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ मेरी सहेली और उसके पति का है। बेटे बहू ने अपने माता पिता की हर चीज अपने कब्जे में लेकर उसे नरक का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया। और अगर कभी कुछ खाने का मन हो तो बेटे बहू इस तरह का व्यवहार करते हैं। यह तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। भले ही मेरी बेटी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको सजा दिला के रहूंगी। जो उसने अपनी बेटी सास के साथ किया है, उसकी सजा तो मिलके रहेगी। सुधा जी तुरंत पुलिस को फोन लगा देती हैं। पुलिस का नाम सुनकर प्रिया गुस्साते हुए कहती है, क्या माँ, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? अपनी ही बेटी को पुलिस के हवाले करने जा रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। यह मेरे ससुराल का मामला है। तुम्हें इसमें दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपस में निपट लेंगे। तुमसे किसने कहा था हमारी ससुराल में आने के लिए? प्रिया की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। अब वह अपनी माँ पर चिल्लाने लगी। प्रिया की बदतमीजियां देखकर सुधा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सोच लिया कि इसका सबक तो प्रिया को मिलकर ही रहेगा। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। सुधा जी उनको सारी बातें बताती हैं कि प्रिया अपनी सास के साथ मारपीट करती है। बाल पकड़कर खींच दिए। कितने सारे सर के बाल उनके निकल गए हैं। खाने पीने के लिए भी तरसाती है। बेचारी की इतने दिनों से तबीयत खराब थी। ढंग से खाने पीने को भी बहू बेटे ने नहीं दिया। ऐसी बदतमीज बेटा बहू की असली जगह घर के बाहर ही होती है। उन्हें एहसास ही नहीं है कि माता पिता ने उनके लिए क्या क्या किया है। कितना कुछ उनके माता पिता ने अपने बेटे बहू के लिए किया है। चाहे वह जमीन हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, लेकिन जब अपने करने की बारी आती है तो वह उन्हें कुदरत के हवाले छोड़ देते हैं। चाहे जियो या मरो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सुधा जी दोनों बेटियों को फोन करके सब कुछ बता देती हैं। बेटियां जब घर आती हैं और अपनी माँ की इस तरह की हालत देखती हैं तो बहुत रोती हैं और कहती हैं, माँ, तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया कि भैया भाभी आपके साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे थे? लेकिन बेटियां और सुधा जी समझ जाती हैं कि उनके ऊपर बहू बेटे ने इतना कंट्रोल रखा हुआ था कि वह बेचारी किसी से कुछ कह ही नहीं पाती थी। डरा धमका के घर में रखते थे। प्रिया और अंकित के सामने ही सुधा जी बाजार से 2 लीटर दूध मंगवाती हैं
और अपनी सहेली के लिए स्वादिष्ट खीर बनाती हैं। एक थाली में खीर परोसकर आंगन में रखती हैं और अपनी सहेली गायत्री का हाथ पकड़कर कहती हैं, आओ समधन जी, यह घर भी तुम्हारा है, रसोई भी तुम्हारी है और आज इस रसोई में मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है। जी भर के खाना, अब तुम्हें खीर खाने से कोई भी मना नहीं करेगा। पूरे हक के साथ तुम इस खीर को खाओ। यह खीर, यह घर और रसोई सब कुछ तुम्हारा है। माँ की बात सुनकर प्रिया भड़कते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है माँ, कि सब कुछ माँ का है। जो कुछ माँ का है वह मेरा भी है और अब इन सब पर मेरा अधिकार है। तभी बेटियां गुस्सा करते हुए कहती हैं, भैया भाभी, इस घर से जल्दी निकल जाओ। तुम लोग इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकते। वैसे भी अभी पुलिस तुम दोनों को लेकर जाएगी, लेकिन उससे पहले इस घर को खाली करके जाना, क्योंकि यह घर मेरी माँ के नाम है और अब हम सब नहीं चाहते कि तुम दोनों माँ के साथ रहो। बहनों की बात सुनकर अंकित चिल्लाते हुए कहता है, अगर हम दोनों इस घर से निकल जाएंगे तो फिर माँ का ख्याल कौन रखेगा? कौन रहेगा बुढ़ापे पर उनके साथ? कौन उनकी देखभाल करेगा? भैया तुम तो रहने ही दो। माँ का कितना ख्याल रखते थे, यह तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। इसीलिए माँ के ख्याल रखने का नाटक तो अब तुम बिल्कुल भी मत करो। इस घर को हम किराए पर चढ़ाकर 6-6 महीने के लिए दोनों बेटियां अपनी माँ को अपने साथ रखेंगी, लेकिन तुम्हारे पास अपनी माँ को अब हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। निकल जाओ मेरी माँ के घर से। पुलिस प्रिया को सास के साथ मारपीट करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते प्रिया अपनी माँ को धमकी देती है कि माँ, तुमने यह अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगी। सुधा जी प्रिया से कहती हैं, जाओ जाओ, तुम मुझे क्या देखोगी। आज से तुम्हारा ससुराल के साथ साथ मायके में भी आना बंद हो गया है। अब मेरे घर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसी बेटी को अपने घर नहीं बुलाना चाहती जो बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती हो, अपने से बड़ों का अपमान करती हूँ, उनके साथ दुर्व्यवहार करती हूँ। मैं ऐसी बेटी से कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। तो दोस्तों, आपको सुधा जी का निर्णय कैसा लगा और कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।